देखिए अपन ने अभी तक बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से स्टडी कर ली है, लेकिन जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है वो दो टर्म्स के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा टर्म्स अगर आपके पास में आती है तो हम इसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम में हमने जो पढ़ा मैं उसी को एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने आपको लिखा था कि x प्लस वाई रेस टू पावर n अगर आपके पास में है तो आप इसे कैसे लिखते हो, आप इसको लिखते हो एन सी आर एक्स रेस टू पावर n माइनस आर एंड वाई रेस टू पावर r, जहाँ पे r का वैल्यू जो आपका है वो 0 से n तक जा रहा है। ये चीज़ आपने देख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो r इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पे आपके पास क्या आना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास में x की पावर n माइनस आर है और y रेस टू पावर r है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो टर्म्स आपके पास बन रही है, देखो यहाँ अगर n माइनस आर है तो यहाँ पावर में n माइनस आर है, और यहाँ अगर r है तो यहाँ पे पावर में r है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि मान लीजिए n माइनस आर को आप r1 बोल दीजिए, कि लेट्स सपोज दैट आपका n माइनस आर को हम r1 मान लेते हैं, एंड जो आपका r है इसको अपन r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन मानेंगे तो यहाँ से इन दोनों का सम देखो, आप इन दोनों को ऐड करो, तो r1 प्लस r2 का वैल्यू कितना आएगा, तो r1 प्लस r2 का वैल्यू आपके पास आएगा n। ठीक है, तो ये चेंजेस अगर अपन ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जो आपका x प्लस वाई रेस टू पावर n था वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा। यहाँ पे आपके पास में n फैक्टोरियल ही रहेगा, और यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, r1 फैक्टोरियल एंड r2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आएगा x रेस टू पावर r1 इंटू वाई रेस टू पावर r2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो r इक्वल टू 0 था अब वो कन्वर्ट हो गया है r1 प्लस r2 इक्वल टू n से। तो ये आपका जो समीशन था वो समीशन तो दो के लिए तो आप ऐसा ही मान सकते हो, बट यहाँ अब r बदल चुका है तो ये लिमिट आपकी ये वाली काम करेगी। तो यहाँ से ये अब आपका जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ये उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि अब हमें मल्टीनोमियल बनाना है। तो मल्टीनोमियल अगर हमें बनाना है तो अब हमने यहीं से क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया। तो इसी को अपन क्या कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर मैं ऊपर वाली टर्म्स की बात करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ मल्टीपल टर्म्स के लिए, तो आप इसे मल्टीपल टर्म्स के लिए किस तरह से जनरलाइज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने लिखा ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और आपके पास में ऐसी इस बार k टर्म्स है। ठीक है, जिस पे पावर आपने n लगा रखा है। अब मैं इसके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लिए बाइनोमियल लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन सिग्मा। अब देखो सिमिलैरिटी अपन कहाँ से लेते हैं, यहाँ पे हमेशा n ही आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे n है वो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे तो हमारा n फैक्टोरियल ही आना है अपॉन, फिर यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दो टर्म थी तो दो थे, अब यहाँ पे k टर्म है, तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास में k फैक्टोरियल तक जाएगा। उसके बाद में जो भी आपके वेरिएबल है, लाइक ये फर्स्ट वेरिएबल, ये आपका सेकंड वेरिएबल, ऐसा करते करते ये आपका लास्ट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट वेरिएबल पे r1 है, सेकंड वेरिएबल पे r2 है, तो वैसे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r1 देन r2 एंड दिस इज rk। तो ये जो रिजल्ट है आपका दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। जहाँ पे कंडीशन सेम टू सेम ही है, जहाँ पे हम बोलेंगे क्या, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि r1 प्लस r2 प्लस rk, इन सब का सम जो है वो n आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने यही बोला है। अरे यहाँ पे इन दोनों का सम हमारे पास r1 प्लस r2 तो n है ना, ये n होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हो फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में, इन सब का सम n होता है। तो वैसे हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि इन सब का जब आप समीशन करोगे तो ये क्या आएगा, n आएगा। तो इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली बोलना ही क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इस मल्टीनोमियल थ्योरम में अब अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अब आपके लिए जो जो रिजल्ट्स काम के हैं वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो
जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ का बनता है वो बनता है नंबर ऑफ टर्म, जो आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। यानी इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो, सॉल्व करते हो, तो उसमें आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म का जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, ये मैं आपको दूंगा बाइनो पीएनसी के अंदर, ये रिजल्ट कहाँ से आता है। बट फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को, और सॉल्व करके अगर नंबर ऑफ टर्म अगर आप निकालोगे, तो आपके पास आता है एन प्लस के माइनस का 1 सी के माइनस 1। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अभी होता क्या है, तो ये डिस्क्रिप्शन पूरा लंबा चलेगा अपना पीएनसी के अंदर। ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये होता क्या है, तो इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर आप सिर्फ कह सकते हो नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। कंप्लीटली आप ये बेटर रहेगा, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस इन R1 प्लस R2 प्लस आर के इज इक्वल टू एन। तो ये जो टर्म है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको पीएनसी में देने वाला हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन के क्वेश्चन में पीएनसी में करवाऊंगा। तो ये जो रिजल्ट होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है एन प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। तो अभी फिलहाल ही रिजल्ट आपको याद रखना है, पूरा डेरिवेशन इसका मैं पीएनसी में आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दूसरा अगर आप देखना चाहोगे यहाँ से, तो सेकंड आपके पास में यहाँ से क्या आएगा, कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ, तो कॉफिशिएंट ऑफ x1 रेस टू पावर r1, x2 रेस टू पावर r2 और xk रेस टू पावर rk, इसका जो कॉफिशिएंट आपके पास है वो क्या होता है, जो आपके पास सिग्मा में लिखा हुआ है। तो ये कितना आएगा आपके पास में, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड RK फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से क्या आएगा, ये आपका यहाँ से आपका कॉफिशिएंट आएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो पहले मैं इन दो पे क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर तीसरा एक और आर्टिकल है जो मैं बाद में बताता हूँ। देखो अब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। तो यहाँ जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है वो यही करता है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन x plus y plus z plus u raised to power 10, like this is your question। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू रेस टू पावर 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा। देखिए बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म निकालना आसान था, लाइक x प्लस वाई रेस टू पावर n में नंबर ऑफ टर्म कितना था, तो हमने बोल दिया था n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास में टर्म भी तो ज़्यादा है, तो इसी के लिए अब हम बोल रहे हैं कि अब आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना है तो उसका हमारे पास में अब क्या है, अब हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है ये रहा। ठीक है, तो n आपको कितना दे रखा है 10 प्लस k कितना है, k मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4 माइनस 1 एंड c 4 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 13 c 3। तो इसको सॉल्व कर लो, 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, तो 22 इंटू 33, तो 26 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 682, यही आएगा। तो दिस इज वन। तो यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म आएगा वो कितना आएगा 286 आएगा। तो दिस इज वेरी लार्ज नंबर। नॉर्मली अगर आप निकालने बैठोगे तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए ये फॉर्मूला आपके काम आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म तो निकाल लोगे, बस आपको ये यहाँ पे ये पता होना चाहिए एन क्या और के क्या है। तो एन तो जो आपको पावर्स दे रखा होगा वो होगा ही होगा, के क्या होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल आप काउंट कर लो, तो यहाँ पे आप ये एन बन जाएगा और ये के बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो अभी आप कर लेना। चलो अब अपन देखते हैं कॉफिशिएंट से रिलेटेड। मान लीजिए अब आपको बोला है कॉफिशिएंट ऑफ, मान लीजिए आपको कॉफिशिएंट निकालना है a रेस टू पावर 3, b रेस टू पावर 2, c रेस टू पावर 5 इन a प्लस b प्लस c रेस टू पावर 10। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया। तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी रेस टू पावर 10 में a क्यूब b स्क्वायर और c5 का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपका ऑब्जर्वेशन से आप होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, देखो
हमने जब इसको एक्सपेंड किया है, लाइक मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा बाइनोमियल की तरह सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास ऐसा आएगा, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा एन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, A रेज टू पावर R1, B रेज टू पावर R2 एंड C रेज टू पावर R3। तो कॉफिशेंट मेरा ये बनेगा, बट ये कॉफिशेंट कब बनता है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और वो कब बनता है तो वो कंडीशन मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ कि इन सब का सम जो है वो कितना होना चाहिए, वो n होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम ये है कि इन पे जो पावर्स आ रही है उनका सम देखो कितना आ रहा है। तो 3 + 2 5 + 5 10, 10 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ जो है वही हमारा कॉफिशिएंट आएगा। तो कॉफिशिएंट अगर अपन डायरेक्ट लिखेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ a³ b² c रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यही चीज अगर आपको ऐसे पूछा है इसने डायरेक्टली, मान लो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² y² और मान लीजिए z रेज टू पावर 3 इन x + y + z रेज टू पावर 10। मान लो ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, x² y² z³ का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें से निकालना है। तो देखो हमारी नीड क्या है, हमारी नीड ये है कि ये R1 बनेगा, ये R2 बनेगा, ये R3 बनेगा। तो 2 + 2 + 3 कितना है, ये तो 7 आया ना, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 10। और हमारे लिए तो ये पावर 7 थोड़ी है इस बार तो 10 है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो मेरे पास में टर्म है ये इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो भी टर्म बनेगा उसकी खास बात हमने क्या देखी कि जो भी टर्म बनेगा उनमें इन तीनों का सम तो 10 ही आता है, बट यहाँ तो आप 10 से कम लिख रहे हो। तो 10 से कम लिख रहे हो इसका मतलब ये टर्म आएगा नहीं, और ये टर्म नहीं आएगा मतलब इसका कोफिशिएंट 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आपका सम पावर्स का अगर n के बराबर नहीं होता तो उस कंडीशन पे उस कोफिशिएंट का रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट 0 क्यों लिखा है। अरे बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये 0 मैंने क्यों लिखा है, क्लियर ना। चलो अब देखो ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस अगर प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा डिटेल्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम बनती है देखो वो देखो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ। आपको दिया है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 इन 1 + 3x माइनस का 2x³ रेज टू पावर 10। जैसे ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन अपन ने बाइनोमियल में भी किए, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद हो तो बाइनोमियल में आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाते वक्त क्या बताया था कि अगर आपके पास ब्रैकेट में 2 से ज़्यादा टर्म आती हैं और फिर आपको कोफिशिएंट टर्म निकालना है, तो आप क्या ट्राई करो, आप उन 2 से ज़्यादा टर्म को 2 टर्म में रिड्यूस करने का कोशिश करो, इफ़ पॉसिबल। अगर हो जाए तो वो अप्रोच मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब यहाँ पे 1 + 3x - 2x³ का अपन किसी भी तरह से फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो जब इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है, मतलब आप डायरेक्टली कुछ कॉमन लेके 2 में तो बना नहीं सकते, तो अब आपको यहाँ पे मल्टीनोमियल ही लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें अच्छी बात क्या थी, अरे सारे वेरिएबल्स अलग अलग थे। तो जब सारे वेरिएबल्स अलग अलग थे तो हमने क्या किया, उन्हीं की पावर को ऐड कर लिया और डायरेक्ट कोफिशिएंट चेक कर लिया, उसमें दिक्कत थोड़ी आई हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, तो अब अपन मारेंगे, ठीक है। तो अगर एक ही वेरिएबल्स में अगर आपका मल्टीनोमियल बन रहा है देन यू हैव टू चेक इट, फिर आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए अब देखो कैसे लिखेंगे, तो अब पूरा तरीका अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब कंप्लीट वे क्या है देखो, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 + 3x - 2x³ रेज टू पावर 10 पे पहले मैं मल्टीनोमियल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर अपन इसे मल्टीनोमियल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, R1 का फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल। ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, और ये मेरा तीसरा टर्म है। यही 3 टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास R1 आ जाएगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा, और यहाँ पे R3 आ जाएगा,
ठीक है, एज यूजुअल जो हमें फॉर्मूला पता था हमने उस फॉर्मूले की तरह इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो 1 का पावर तो R1 है, 3 का पावर R2 है और -2 का पावर R3 है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ये देखो कि अब आपको क्या चाहिए, आपको तो x का पावर 7 चाहिए। तो चलो मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके लिख रहा हूँ। देखो 1 का पावर R1 आएगा, 3 का पावर R2 आएगा और -2 का पावर R3 आएगा। ये तो आएगा ही आएगा, मैंने नंबर्स अलग कर दिए। और फिर मैं अगर x की पावर की यहाँ बात करता हूँ तो देखो x की पावर यहाँ से तो आ रहा है R2 और यहाँ से क्या आ रहा है 3R3, ऐसा बन रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइजली देखूंगा तो ये मेरे पास में क्या बने, ये तो सारे के सारे नंबर्स बन गए, इनको मैंने अलग कर दिया और x को मैंने अलग कर दिया। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मुझे जो चाहिए वो तो यहाँ से मिलने वाले। अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x⁻7 चाहिए ना। तो मुझे अगर x⁻7 चाहिए इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स मुझे इसका वैल्यू 7 चाहिए। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, मुझे यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई। एक तो ये कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और दूसरा मुझे क्या पता चल गया कि R2 प्लस 3R3 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये दो रिजल्ट बताओ मुझे पता चले या नहीं चले, बताओ। पहले इन दोनों रिजल्ट्स में किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है, चलो। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें दोनों पता है, तो हम क्या करते हैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पे R2 और R3 का इस तरह का वैल्यू अजम्पशन करेंगे कि ये 7 बन जाए। ये हिट एंड ट्रायल है। अब आपको याद हो तो मैंने लीनियर इक्वेशंस में ऐसे हिट एंड ट्रायल आपको बहुत बार करने बताए थे, याद है। अरे R1 R2 R3 इज द इंटीजर नंबर्स, और इंटीजर नंबर्स की हमारे पास देखो, गौर से देखो आप, अरे 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो वैसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके, बट हमें इनफाइनाइट चाहिए नहीं ना, हमें तो फाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो फाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये R1 R2 R3 का वैल्यू क्या आएगा, अरे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब इसकी वैल्यू को अपन हिट एंड ट्रायल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हिट एंड ट्रायल से इनका वैल्यू सोचते हैं। देखो तो मैं सोचूंगा कहाँ से, यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से सोचूंगा तो सबसे पहले देखो मैं R3 का वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ, तो मैं R3 का वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो R2 मेरा 7 नहीं आएगा, आएगा। और ये अगर 7 आएगा तो तीनों का सम तो 10 आ रहा है, इसका मतलब फिर इसको 3 बनना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत। फिर ऐसे ही मैं R3 का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो अगर मैं R3 का वैल्यू 1 लूंगा तो R2 कितना आएगा, 4 आएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, इन दोनों का सम कितना आ गया 5, चाहिए 10, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये 5 आएगा। फिर अपन R3 का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो जैसे मैं R3 का वैल्यू 2 लूंगा ये 6 आएगा और ये R2 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ गया 3, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये 7 आएगा। उसके अलावा जैसे ही मैं R3 का वैल्यू 4 लूंगा, देखो जैसे ही मैं R3 का वैल्यू 4 लूंगा R2 नेगेटिव आ जाएगा और मुझे यहाँ नेगेटिव सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, तो दीज आर माय रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, तो हमारे जो कॉफिशिएंट्स है वो तो हमें दिख ही रहे हैं। अरे हमारे, अब मुझे इसी का तो कॉफिशिएंट चाहिए, तो इसका कॉफिशिएंट यही तो है, इस पूरे को पिक कर लो। बस हमें R1 R2 R3 का वैल्यू नहीं पता था तो वो हमने टेबल से निकाल लिया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x⁻7 इक्वल टू, तो देखो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 R2 R3। तो अब आपके पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन तीनों को बारी बारी से रख दो। तो पहले R1 का वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये आ गया। और फिर यहाँ 1 रेज टू पावर कितना आएगा 3, 3 रेज टू पावर कितना आएगा 7 और -2 रेज टू पावर कितना आएगा 0। और ये तो 5 बन ही रहा है। अरे ये जो हमने सॉल्व किया है ये तो 5 ही तो सॉल्व किया है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है। फिर प्लस अब दूसरा पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। और यहाँ 1 का पावर कितना आएगा 5, 3 का पावर कितना आएगा 4 और -2 का पावर कितना आएगा 1। और प्लस अब थर्ड वाला लिखेंगे, तो थर्ड वाला फिर अपन कैसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और यहाँ 1 रेज टू पावर कितना आ गया 7, 3 रेज टू पावर आ गया 1 और -2 रेज टू पावर आ गया 2। अब होप सो इन तीनों को सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व करने वाला काम तो कर ही दोगे ना, तो वो आप कर लेना।
ठीक है, बट फाइनल आंसर अब मैंने निकाल के दे दिए। तो मल्टीनोमियल को अगर आपको यूज करना है देन यू हैव टू अप्लाई दैट टाइप ऑफ द अप्रोचेज। एक क्वेश्चन मैं चलो और करवाता हूँ आपको। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म इन, आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स प्लस 7/x रेज़ टू पावर 11। जैसे ये आपके पास एक एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन में आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। ठीक है, ये सारा टर्म अपन बाइनोमियल में भी निकाल चुके हैं, तो मैं एक एक एग्जांपल दोनों के बता रहा हूँ। पहले मैंने कॉफिशिएंट निकालना बता दिया, और देखो दिक्कत कहाँ है फिर से समझना, ये अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तभी होता है जब एक ही वेरिएबल आता है। लाइक एक्स वाई जेड टाइप के वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो फार्मूला डायरेक्ट ही काम करेगा, फिर टेंशन नहीं है। टेंशन तब होगी जब आपके पास में एक ही वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वेरिएबल्स में बन के आए। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो अब अप्रोच तो हमारा वही रहेगा जो हमने ऊपर अप्लाई किया। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 7/x रेज़ टू पावर 11, और इस पे अपन क्या करते हैं, इस पे हम हमारा मल्टीनोमियल लगा देते हैं। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये मेरा थर्ड टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा, और यहाँ पे R3 आएगा। ठीक है, तो जैसा अभी अभी हमने किया वैसे ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। तो देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। यहाँ से नंबर्स आप अलग अलग कर लो, तो 1 रेज़ टू पावर R1, और फिर यहाँ से कितना आएगा 7 रेज़ टू पावर R3। ये नंबर्स मैंने दोनों अलग कर लिए। और x के वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूंगा तो x में यहाँ से तो R2 आ ही रहे, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का R3 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई टेंशन थोड़ी है कि यानी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैंने सबको स्प्लिट करके लिख दिया। अब सेम वही चीज़ है, अब यहाँ से अब हमें क्या करना है, तो फिर से रिलेशंस ढूंढने हैं। तो वो रिलेशन हमें पता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका वैल्यू तो हमें पता है कि 11 आएगा ही आएगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, तो इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। इंडिपेंडेंट तो तभी बनेगा ना जब ये 0 बने। तो हमने क्या बोला कि R2 और R3 को आप क्या कर दो, इसको आप 0 बना दो। तो इसका मतलब अब फिर से हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज में देखो अच्छी बात क्या है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप क्या करो, जितनी पॉसिबिलिटीज में इन दोनों को सेम रख सकते हो। देखो ये 0 0 बन सकता है, अगर ये 0 0 बनेगा तो ये खुद ब खुद 11 बन जाएगा। ये 1 1 बन सकता है, तो ये 1 1 बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज अब सारी लिखनी पड़ेंगी। अगर ये 2 2 बना तो ये 2 2 बना तो ये कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। अगर इसको 3 3 बनाओगे तो इसको 3 3 बनाने से ये 5 बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे 4 4 बनाओगे तो ये 2 बन जाएगा, और इसे आप 5 5 बनाओगे तो ये 0 बन जाएगा। इससे आगे अब आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि 6 + 6 तो 12 हो जाएगा ना। अरे हमें तो इन तीनों का सम कितना, सॉरी ये 1 आ जाएगा, नॉट 0, दिस इज 1। 11 चाहिए था, ये मैंने सारे उल्टा कर दिया, रुको एक बार। ये 8 आ गया तो ये 3 आ जाएगा, बस ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज आ गई। तो बताओ इस पॉसिबिलिटीज में किसी को कोई डाउट। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा ये 2 रिलेशन मिलेंगे। एक रिलेशन तो आपको डायरेक्ट ही पता है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का सम 11 आना है। दूसरा रिलेशन आपको हमेशा इससे पता चलेगा कि आपको कॉफिशिएंट टर्म चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, तो वो आपको यहाँ इस पावर से पता चल जाएगा। तो ये 2 रिलेशन पता चल गए। आफ्टर दैट यू अप्लाई द हिट एंड ट्रायल अप्रोच। हिट एंड ट्रायल से आपको एक टेबल खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर सीधा सीधा पड़ा है, इन सबको एक साथ करके लिख दो। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट टर्म आएगा वो कैसे आएगा, सोचो। तो यहाँ R1 R2 R3 का वैल्यू पता है, ये रहा। अरे टेबल में ये वैल्यूज दिख रही है, इन सबको आपको पुट करना पड़ेगा। तो इन सबको जब आप पुट करोगे तो पहले क्या रखोगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, या 1 रेज़ टू पावर 11 एंड 7 रेज़ टू पावर। अब यहाँ R2 का तो कोई रोल ही नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ 1 को भी भूल जाऊँ,
बिकॉज 1 एनीथिंग इज 1, तो आप बस क्या करो, आप 7 के साथ में R3 लिख दो, तो यहाँ 7 है और यहाँ R3 कितना आ रहा है 0, फिर प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और फिर 7 के साथ में आ जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ फिर 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आफ्टर दैट 7 के साथ में 2, 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 7 के साथ में 3, 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा फिर 3 ना, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 7 के साथ कितना आएगा 4, और आफ्टर दैट 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल एंड 7 के साथ आ गया 5। ठीक है, इन सब को जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड योर इंडिपेंडेंट और द कांस्टेंट। वो तो कर लोगे ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये ठीक है, मल्टीनोमियल पे क्वेश्चंस बनते कम है, बट आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए आ जाए किसी तरह के क्वेश्चंस तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे ना, वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी में एक टर्म और है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अगर अब आपको क्या निकालना है, मल्टीनोमियल में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट ही फार्मूला है, बस आप उस फॉर्मूले को सीधा सीधा क्या कर लो, याद रख लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपको जो मैंने अभी जनरलाइज फॉर्म लिखा था उसमें अगर आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज़ टू पावर m माइनस आर, आफ्टर दैट q प्लस 1 फैक्टोरियल एंड रेज़ टू पावर r। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जहां पे q एंड r आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, वे q एंड r आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, देखो आप m की जगह k लिख लो क्योंकि आपको ऊपर k लिख रखा है। ठीक है, k मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, तो दिस इज k माइनस r, बस इतना कर लो। ठीक है, तो q एंड r आर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय k। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बस ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे चलो क्वेश्चन करवाते हैं, मान लीजिए आपको बोला है फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन a प्लस b प्लस c प्लस d रेज़ टू पावर 15, मान लीजिए दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी आप इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड में जितनी भी टर्म बनेगी उसमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट कितना आएगा। तो ठीक है, हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से n का वैल्यू देखो, सबसे पहले वेरिएबल्स ले लो, n कितना है आपका 15 और k कितना है 4, यही है, अरे k इज द नंबर ऑफ टर्म, तो आपने n और k का वैल्यू ले लिया। अब आप क्या करो, अब आप 15 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो जब 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्वोशंट कितना आएगा 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 3। पता को दिक्कत, यही तो बोला है मैंने कि जब आप n को k से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा वो q है और जो रिमाइंडर आएगा वो r है। तो यहाँ से वैल्यू पता चल गया, तो अब हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि जो भी हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इक्वल टू n कितना है 15, तो दिस इज द 15 फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल, तो q कितना आपका 3, तो दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज k माइनस r, तो k आपका 4 है और r आपका 3 है, तो दिस इज 4 माइनस का 3 एंड दिस इज q प्लस 1, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, रेज़ टू पावर r यानी 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 50 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल का क्यूब, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये अप्रोच पता है तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो।
ठीक है। तो देखिए मल्टीनोमियल में अभी तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर पूछे गए नंबर ऑफ टर्म्स के। बाकी ठीक है, जो अपन पढ़ ही रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने सारी टर्म्स पढ़ ली। मतलब उसी से रिलेटेड जो बाकी की चीज़ें हैं, उसका जनरल टर्म कैसे निकालोगे, ठीक है, उसका कोफिशिएंट टर्म कैसे निकालोगे, उसका कांस्टेंट टर्म कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो क्या क्लैरिटी अच्छी रहती है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर ना सब कुछ। चलो, तो ये आपका हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम, छोटा सा पार्ट था, बस पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, देखो नेक्स्ट आपके पास आता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब यह एनी इंडेक्स का मतलब क्या है, देखो अभी तक हमने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, जैसे अगर मैं लिखूं तो हमने क्या पढ़ा है, x प्लस वाई रेस टू पावर n इज इक्वल टू r रेस टू पावर 0 टू n n c r x रेस टू पावर n माइनस r एंड y रेस टू पावर r, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ये जब हमने एनी इंडेक्स वाला पैटर्न पढ़ा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा है, मतलब बाइनोमियल नॉर्मल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी मेरा n होगा वो क्या होगा, वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन आप इसे इजीली डील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो आप उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, तो रीजन साफ है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में NCR है और NCR यानी फैक्टोरियल, और जो फैक्टोरियल होता है वो तो डिफाइन ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होते हैं। गॉट इट, समझ में आई चीज़ें। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन अब हमें तो बाकियों के लिए सॉल्व करना है, अरे यही n हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर आ गया, या यही n हो सकता है कोई फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो इन दैट सिनेरियो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए इसी बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व किया गया एडिशनली। देखिए ये एनी इंडेक्स वाला प्रूफ मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज इट इज़ डिराइव विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलस लगाऊंगा तो थोड़े सा आप ऑकवर्ड हो जाओगे, तो बेटर यही है मेमोराइज द रिजल्ट। ठीक है, तो आपको रिजल्ट याद रख लेना है। तो ये आपका जो रिजल्ट आपने पढ़ा था ये हम कैसे पढ़ते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी आ गया, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा क्या आएगा, कोई रेशनल नंबर और नेगेटिव नंबर, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर एनी इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये पावर, अब ये पावर कुछ भी हो चलेगा। तो अब मैं पहले पूरे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लेट n be a rational number, ठीक है, एंड x be a real number such that, that is very very important condition, such that mod x is less than 1। ठीक है, अब mod x लेस देन 1 का मतलब तो पता है ना आपको, कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरा x का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -1 से 1 के बीच आना चाहिए। ठीक है, सच दैट mod x इज लेस देन 1, देन उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो पैटर्न तो आपको दिख रहा होगा, अरे पैटर्न तो यहाँ पे भी आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं पैटर्न तो अपन आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चीज़ें समझ में आई अब हम उसकी बात करते हैं। देखो अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम किसी भी इंडेक्स के लिए लगाना है तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, पहला तो ये, दूसरा ये जो रिजल्ट है ये किस कंडीशन में एप्लीकेबल है,
देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब आपका x का वैल्यू क्या हो, -1 to 1। अगर x का वैल्यू -1 to 1 को क्रॉस कर जाएगा देन दैट रिजल्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, उस कंडीशन में आप इसे सॉल्व कर लेना। ओके देखो अब इसी में देखो क्या होगा, इसी की अब वेराइटीज क्या आती है। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 + x लिखा हुआ है, लेकिन हम जब बाइनोमियल पढ़ के आए हैं तो हमें क्या है, हमें तो x + y की आदत है। अरे हमने क्या देखा है, हमने तो ये देखा है कि x + y⁻n होगा। बट इस सीरीज को एक्सपेंड करने की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि यहाँ 1 होना मस्ट है, यहाँ 1 होना ही चाहिए। आफ्टर दैट ये x आपका क्या होना चाहिए, 1 और -1, -1 और 1 के बीच होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तभी जाके ये रिजल्ट काम करते हैं। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले तो 1 मिले। ठीक है, अब 1 मिले तो उसके लिए अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि x और y में से बड़ा कौन है। तो कोई चीज़ सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, x और y में से बड़ा कौन है। ठीक है, अगर अपन कंडीशन ये मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे आप इसे ऐसे कह सकते हो कि आप इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। इट्स डिपेंड कि आपका x y से बड़ा है या y x से बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान रख लेना, यानी आपने सिंपल सा क्या बोला कि जो भी आपका x अपॉन y निकाल लो या तो मोड लगा के, या आप y अपॉन x निकाल लो मोड लगा के। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आना चाहिए, ये सीधी सी बात है, ये 1 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि ये अब x अपॉन वाई मेरे लिए x की तरह काम करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट, आप इसे ऐसे समझ लो। तो अगर x अपॉन वाई मेरे लिए 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि मेरा y का वैल्यू x से बड़ा है, और y का वैल्यू अगर x से बड़ा है तो आप y को ब्रैकेट से बाहर ले लो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, आप यहाँ पे ऐसा लिख दो, ये लो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में y अपॉन एक्स है वो <1 आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपका x है वो y से बड़ा है। इसका मतलब आप x को बाहर रखिए और बाकी फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक तो 1 होना ही होना चाहिए, दूसरा आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब उसके बाद अब ये जो बना इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। लाइक इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करके लिखना चाहूँ तो यहाँ तो मेरा y⁻n आ गया, इसको तो मैं एज इट इज रख लूंगा और इस पे अभी मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कैसे, 1 + n और x की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, फिर प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन x अपॉन वाई होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला तो ऐसे चलेगा, और अगर ये ऐसे बना है तो इसका मतलब आपका x⁻n बाहर है, तो इसका मतलब यहाँ 1 + n और यहाँ पे क्या आ रहा है y अपॉन एक्स, एंड देन आफ्टर दैट प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज y अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस चीज का पहले तो आप ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नॉट, कि अगर ये इस फॉर्मेट में ना हो तो आप क्या करोगे, तो आप बना लो, तो हमने बनाना सीख लिया। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। अरे बाइनोमियल में भी तो हमने इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाला था, तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो वो देखिए ये तो मूव ऑन है, ये तो चलता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्या रखोगे, अबव एक्सपेंशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्म हमेशा इनफाइनाइट होंगे। और ये वैलिड कब है, ये तो अपन पहले भी लिख चुके हैं, फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए लिखा देता हूं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज वैलिड फॉर एनी रेशनल नंबर, अदर देन ए क्या बोले, अदर देन ए आइदर यू कैन से द पॉजिटिव इंटीजर, या इसी के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, होल नंबर, एक ही बात है। ठीक है, तो अबव एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर ऑल एनी रेशनल नंबर
अदर देन ए होल नंबर इफ वो कंडीशन आपने ऊपर देख ही ली, तो मैं ये यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर आप ऊपर वाले एक्सपेंशन को वैलिड बनाना चाह रहे हो तो उसमें वैलिड बनाने का मतलब क्या है। फोर्थ, इसका जनरल टर्म क्या होगा, अरे है तो ये भी एक्सपेंशन ही ना, तो चलो ये अब मैं जनरल टर्म तो आपको अलग से लिखवा देता हूँ। देखो इसके अगर आप जनरल टर्म निकाल रहे हो तो जनरल टर्म निकालने में होगा क्या, मैं लिख तो देता हूँ फिर बताता हूँ। तो आपका जनरल टर्म क्या आएगा, टी आर प्लस वन, ऐसे लिखते आए अपन लोग, ठीक है। तो अपन इसका ऐसे लिखेंगे एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा एन माइनस आर प्लस वन तक, और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय किससे होगा, आर फैक्टोरियल से, एंड दिस इज एक्स एस टू पावर आर। तो ये इसका जनरल टर्म होता है। अब ये कैसे आया, तो आप टर्म्स को ऑब्जर्व करो। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ सिर्फ आपके पास n है, तो n के साथ में 1 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है। तो अगर आप टर्म्स की बात करते हो तो अपने लिए ये पहला टर्म है। देखो अगर आप टर्म्स की बात करते हो तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये मेरे पास में फोर्थ टर्म। तो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें क्या है, किसी भी एक कोफिशिएंट को पकड़ लो। मैं आपको फोर्थ से समझाता हूँ। तो अगर आप फोर्थ से देखोगे तो यहाँ 4 है, तो देखो यहाँ 3 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको टी आर प्लस वन लिख रहा हूँ तो एक्स के ऊपर तो आर आएगा, और जो आर आएगा उसी का फैक्टोरियल नीचे आएगा। हो गया। अब अगर अपन यहाँ टर्म्स की बात करें तो अगर यहाँ पे 3 आया है तो ये 2 पे खत्म हो गया, 2 आया है तो ये 1 पे खत्म हो गया। इसका मतलब जो भी मेरा n माइनस वाला टर्म है उसमें एक और आपको कम करके लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको अपन क्या लिख रहे हैं, n माइनस आर प्लस वन। देखो n माइनस थ्री प्लस वन करोगे तो n माइनस टू नहीं आ जाएगा क्या। तो इसी के ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बना दिया, इसका जनरल टर्म बना दिया। ठीक है, कोई डाउट जनरल टर्म में, कर लोगे यार। इसके जनरल टर्म से रिलेटेड तो आइडिया होना चाहिए ना। अब आपको इसका जनरल टर्म ही नहीं पता तो आप चीज़ों को सॉल्व कैसे करोगे, बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलो। तो उसके बाद में, अब इस जनरल टर्म के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो अब आप इतना समझने के बाद में खुद ही बना लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, और उस फॉर्मूले का यूज अपन आगे तक करेंगे, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है मैं पहले लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r in 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n। ठीक है, अगर आप x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट निकाल रहे हो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n के लिए, तो वो आपका यहाँ पे होता है n प्लस r माइनस वन सी आर, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन बहुत बार यूज़ करेंगे, इवन पीएनसी में तो ये मानिए इसी का काम है। और अभी मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन करवाए नहीं है जो इससे बने, लेकिन अब करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट निकाल रहे हो ना इसमें, तो ये आपके पास कंक्लूजन आता है। तो ये अब ये कहाँ से आया, तो ये तो आप ऊपर वाली टर्म से ही देख लो यार। अरे मान लो अगर कोई पूछे आपको कि बताइए ये कहाँ से बनता है, तो ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ पड़ा आपके पास में, तो इसी को अपन कैसे लिखेंगे कि टी आर प्लस वन अगर अपन लिखेंगे तो टी आर प्लस वन कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा टर्म बन रहा है, देखो अब ये n की जगह कितना आ रहा है, माइनस n बन रहा है। देखो पहले इसको, अरे मेरे को जनरल टर्म तो लिखना आ ही गया, ये रहा जनरल टर्म। अब इसी जनरल टर्म में बस मुझे ये सब्स्टिट्यूशन कर देना है, तो n की जगह कितना रख दें, माइनस n रख दें, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन n की जगह माइनस n रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का n माइनस वन, माइनस का n माइनस का टू, और लास्ट तक माइनस का n माइनस का r प्लस वन, ये तो एज इट इज़ ही आना है, अपॉन r फैक्टोरियल। और यहाँ पे अब देखो x भी क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स रेज टू पावर r। अरे वहाँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के लिए लिखा था ना मैंने, तो n माइनस एन हो गया और x माइनस एक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस वन रेज टू पावर r, ये तो अलग कर लो। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, n प्लस वन, और फाइनली n प्लस r माइनस वन अपॉन,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन इसको लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल। और देखो इसको लिखने की नीड ही नहीं है वैसे तो। कैसे, अगर ये -1 का पावर आर में लिख रहा हूँ तो एक माइनस यहाँ से आ रहा है और एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कैंसिल आउट करके लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट ही लिख दो ये लो। तो ये आपके पास ये टर्म ऐसा बन गया। अब हमें तो इसको सॉर्ट आउट करना है, फैक्टोरियल के टर्म में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो n-1 फैक्टोरियल n+1 और फाइनली n+r-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, एंड ये आपके पास में एक्सेस टू पावर r आई रहे। तो इस ऊपर वाले को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखो, अरे उस ऊपर वाले टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+r-1 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को n-1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए इस टर्म को मैंने ऐसे बनाया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है, तो ये आपके पास है n+r-1 CR। अरे NCR का फॉर्मूला तो आपको आता है ही, तो ये इसका मतलब ये ऊपर वाला n बन गया मेरे लिए, तो ये n बन गया तो ये n यहाँ आएगा। ठीक है, ये मेरे लिए r बन गया तो ये मेरे लिए r आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वही तो लिखना होता है मुझे। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो n-1 ही तो आ रहा है, तो वो इसका मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, तो दैट इज योर डायरेक्ट आंसर, जो मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। और इसका सबसे ज्यादा रोल है ये जो अभी आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस है, चाहो तो इनको याद ही रख लो क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ, ये पूरी मैथमेटिक्स में आपको कहीं पे भी काम आ सकती है, ज़रूरी नहीं है बाइनोमियल में, कहीं पे भी काम आ सकती है। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपका ऑब्जर्वेशन से ही आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को विद इन द सेकंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये 4 एक्सपेंशन होती है। फर्स्ट इज 1 - x⁻⁻1, सेकेंड आपके पास आता है 1 + x⁻⁻1, थर्ड एक्सपेंशन आपके पास आएगा 1 - x⁻⁻2, और फोर्थ आपके पास आएगा 1 + x⁻⁻2। ये 4 एक्सपेंशन है, इनको आपको कहीं पे भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है, लाइक 1 + x⁻⁻1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएंगे। अरे फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये लगा के दिखाऊं, देखो चलो, अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 + x⁻n वाला, तो यहाँ से क्या आएगा 1 तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है प्लस, ये मेरे पास में n आ गया और ये मेरे पास में x आ गया। ठीक है, फिर प्लस क्या आ गया 1 + nx, फिर प्लस का n और n-1, n और n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे कितना आएगा आपके x का होल स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अरे ऐसे तो बढ़ेगा ये सीरीज। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से आप देखो जब भी आप सॉल्व करोगे एवरी टर्म इज पॉजिटिव। अरे इस माइनस और इस माइनस की वजह से हर टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, और ये सीरीज कैसा आएगा 1 + x प्लस का x² प्लस का x³ एंड सो ऑन। और इसको गौर से देखो, अरे इसको आप दूसरे तरीके से सोचोगे तो ये जीपी नहीं बन रहा, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करते हो तो इसका रिजल्ट कितना आता है 1/1 - x ही आता है ना, अकॉर्डिंग टू द इनफाइनाइट जीपी। अरे तो ये यही तो है 1 - x⁻⁻1, उसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस आ गया तो अब तो समझ में आ गया क्या हो गया, टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। जैसे 1 प्लस ये n तो आपके पास में नेगेटिव है बट x तो आपके पास पॉजिटिव है, तो 1 प्लस का nx प्लस का n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन x² एंड सो ऑन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब आपके टर्म्स जो आएंगे ना वो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएंगे, यानी जहाँ पे x का पावर इवन है वो प्लस आएगा और जहाँ ऑड है वो माइनस आएगा। तो ये टर्म आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के इन दो को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो ये तो समझ में आ गया ना, माइनस माइनस मतलब सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी। तो ये आपके पास आता है 1 प्लस का 2x प्लस का 3x² एंड सो ऑन, और इसको सॉल्व करोगे तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। ठीक है, एंड माइंड दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेंशंस ऐसी हैं जो कभी भी आपको कहीं पे भी काम आ जाएंगे, तो इनको तो याद ही रख लो यार, बेटर रहता है। अगर ये याद रहती है ना तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बट ये इसका थ्योरी है, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स निकालना है ना तो जितना आपको पता होना चाहिए बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
अगर ये आपको पता है तो अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी। देखो जैसे आपको बोला है कि फाइंड कोफिशिएंट इन या कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 में। ओके, तो अब आप खुद देखो, ये वाला सीरीज तो मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, ऊपर देखो मैंने बोला था ना ये रीअकरिंग सीरीज है, ये लिखा हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 का अगर एक्सपैंड करूंगा तो रिजल्ट मुझे सीधा ही याद है, बिना टाइम वेस्ट के लिख दो, ऐसा लिख रहे हो। तो इसका मतलब आप देखो क्या समझ में आ रहा है, इसको देखने से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है जो भी x का पावर है उससे एक टर्म आगे आगे आ रहा है, यही आ रहा है। अरे 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 3 आ रहा है। तो ऐसे ही चलते चलते अगर कहीं पे अगर x की पावर n आएगा तो इसका मतलब उसके साथ n+1 नहीं आएगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, n+1। बताओ कोई दिक्कत? दैट इज योर आंसर, ठीक। या फिर इसी को इसने ऐसे पूछ लिया, देखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब और फाइनली आपको दे दिया -n, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट से याद नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप परेशान हो सकते हो। तो देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको दिखते ही समझ आ रही है ये क्या है, अरे ये तो माइनस वाली है, इसका मतलब ये तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 है। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन, ये जो अंदर वाला टर्म है ये अपने लिए क्या है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 और ऊपर आपके पास -n, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। तो ये तो नॉर्मल बाइनोमियल बन गया, तो नॉर्मल बाइनोमियल बन गया तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2NCN। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या इन सीरीज का अपना एक स्पेस है, याद रखो, फायदा मिलते हैं। थर्ड आपको दिया गया है कि लिखो इफ the binomial expansion of a plus bx raised to power -2 is 1/4 minus 3x and so on, ठीक है। then find values of a and b, that is the question। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सोचते हो तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो, खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे, अब आपको जो एक्सपेंशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर -2 और ये कितना दिया है, 1/4 माइनस का 3x एंड सो ऑन, ये मुझे दिया है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसको अगर अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको सॉल्व करने में अगर मुझे यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव है वो तो मुझे दिख गया, पावर पॉजिटिव या फिर इंटीजर तो है नहीं, पावर नेगेटिव आ गया मतलब है तो एनी इंडेक्स वाला ही। और एनी इंडेक्स वाला अगर आप तरीका लगाना चाह रहे हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अरे मुझे यहाँ 1 चाहिए, जब तक मेरे पास में 1 नहीं होगा ना मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 1 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या करो, a को बाहर ले लो, ठीक है। x के साथ वाली टर्म अगर आप बाहर लोगे तो 1 नहीं बनेगा और bx बाहर ले नहीं सकते, इसीलिए मैं यहाँ से a बाहर लूंगा। तो आप जैसे ही a कॉमन लोगे बाहर कितना आएगा, a रेज टू पावर -2, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस b बाई ए एक्स रेज टू पावर -2, यही बचेगा। और आगे जो टर्म है वो इसको चलने दो, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो, अब इतना देखो मेरे को कि मुझे ये सीरीज अब एक्सपैंड करनी है तो इसी का एक्सपेंशन तो मुझे दे रखा है,
इसका मतलब इसमें अगर मुझे 2 टर्म दे रखी है तो इसको भी मैं 2 टर्म तक एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये तो मैं 1/a² ही लिख देता हूँ अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए। और इसको अगर अपन लिखेंगे तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस ये मेरे पास में आ गया n, और ये मेरे पास में क्या आ गया x। और आगे जो टर्म आएगी वो अभी लिखना ही नहीं है क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 2 टर्म दिया था उसके इक्विवेलेंट मैंने 2 टर्म लिख लिया। तो अब इसको कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे बाय कंपेरिजन तो क्या 1/a² किसके बराबर है, 1/4 के। बताओ। और दूसरा अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2b, ये ऊपर तो माइनस का 2b आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, a³ आ रहा है। और इसके साथ में x है तो x तो इसके साथ में भी, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना चाहिए, फिर इसका वैल्यू -3 होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत। अरे किसी को भी कोई तकलीफ है तो बता दो सॉल्व करने में। तो यहाँ से अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके देख लो। तो यहाँ इस माइनस से तो ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपके पास में अगर आप b का वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3/2a³। ठीक है, और यहाँ से अब a का वैल्यू आप पे डिपेंड करता है, लाइक a² = 4 है तो द वैल्यू ऑफ a इज +-2। ये आएगा आइदर 2 और -2। तो अगर आप 2 यूज करोगे, मान लीजिए अगर आपने a का वैल्यू 2 रखा है तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 × 8 यानी 12। और अगर आपने a का वैल्यू यहाँ से -2 रखा है तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 × -8 यानी -12। ठीक है, तो डिसाइड इट, आपको कौन सा वाला चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ये क्वेश्चन तो आपका NIT का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, इफ x is so small such that its square and higher powers may be neglected, then find value of 1 minus का 3x raised to power 1/2 plus 1 minus x raised to power 5/3 upon 4 plus x raised to power 1/2। दिस इज योर क्वेश्चन। देखो देखा जाए तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल, यही बाइनोमियल थ्योरम 3 बार लगानी है। फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत थोड़ी है, बस अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्या बोले, इफ x इज सो स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी नेग्लेक्टेड। मतलब x का पावर 2 और उससे आगे वाली जो भी टर्म आएंगे उन सबको हमें रिमूव कर देना, यूज ही नहीं करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक बार यहाँ पे आपके पास एनी थ्योरम वाला लगेगा, रिजल्ट वाला लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। तो 3 बार मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को अप्लाई करना है। तो जहाँ पे रिजल्ट लग रहा है वहाँ लगा दो। तो देखते ये तो समझ में आ रहा है कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म पे तो डायरेक्ट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 दिख रहा है। यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ 1 है नहीं। तो नीचे 1 बनाएंगे, ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे। तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट ही। तो चलो अब 1 - 3x पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस का nx। ठीक है, तो 1 प्लस ये मेरे पास में n आ गया और ये मेरे पास में x आ गया। ठीक है, इससे आगे की पावर मुझे लिखनी नहीं है क्योंकि वो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोले। ऐसे मैं इसको अगर लिखूंगा तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस का ये मेरे पास में n आ गया और ये अपने पास में x आ गया। इतना आ गया, और इससे आगे की पावर लिखना नहीं है क्योंकि वो रिजेक्ट करनी है। इसको अपने हटा दिया, डिवाइडेड बाय। इसमें अब फिर से दिक्कत है तो हम इसमें 4 बाहर लेंगे। तो 4 बाहर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2। अरे 4 का रूट तो 2 ही होता है। और यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, 1 प्लस x/4 रेज़ टू पावर 1/2। यही बनेगा। बताओ वो दिक्कत। तो इसको अब अपन देखो कैसे लिखेंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फॉर योर नॉलेज। देखो 1 माइनस का 3/2x, ये ऐसा टर्म आ गया।
1 माइनस का 5/3x, ये टर्म यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे, ये 1/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x/4 रेज टू पावर माइनस हाफ, पता लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1/2 एज इट इज है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और वो साफ साफ मना कर रखा है कि एक्स स्क्वायर उससे हायर पावर तो चाहिए ही नहीं, तो अपन लिखेंगे ही नहीं, हटा दो उसको भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करूं एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, और ये 6 और ये 9 कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करके फाइनल आंसर कितना आएगा। सर इसकी सर 1 + x/4 की पावर -2 नहीं आएगी? किसकी पावर क्या नहीं आएगी, 1 + x/4 की पावर। x/4, ये x/4 की पावर माइनस हाफ तो यहाँ लिख दी ना मैंने, ये ये टर्म जो है ये पूरा ऊपर ले गया मैं, इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसमें तो कहने को दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही है, बस ब्रैकेट खोलने में कहीं को दिक्कत ना आ जाए, बस उसको चेक कर लो। तो उसको देखोगे, अरे सॉरी 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 मैंने एक गड़बड़ कर दी, वेट, वो ये प्लस है दोनों, सॉरी ये प्लस है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉरी वो मैंने इसे मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये वो जो टर्म मेरे पास में है वो इस तरह से, सॉरी ये दो टर्म मेरे पास में ऐसी है, अरे ये तो न्यूमरेटर वाली टर्म है ना, ये तो दोनों मैंने एज इट इज रख ली, और ये इसके प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगी, इसका 2 मैंने बाहर ले लिया। अब ठीक है, वो मैंने सॉरी, इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 आपके पास 2 आ गया, और माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अब आपके पास कितना आएगा, देखो 6 तो एलसीएम आ गया, और 6 एलसीएम लेने के बाद में ये माइनस में कितना आएगा आपके पास में, 9 आएगा ना, और इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, 9 के साथ में इसको करोगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा ना। ठीक है, तो माइनस का 19/6 एक्स आ जाएगा, ये टर्म आपके पास ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वो मैंने क्या प्रोडक्ट कर दिया, ये गलती कर दी, ये लो। ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, अरे बाकी टर्म तो एज इट इज लिख ही रखी है ना, ये लो, ये जो टर्म था ये ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, तो 1/2 2 माइनस का 19/6 एक्स, ये तो हो गया। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर लो, ये फिर से एक एक्सपेंशन बन गया, तो 1 + nx, तो माइनस का x/8 सीधा ही लिख दूं, और फिर हायर पावर को रिजेक्ट कर दूं, तो फिर से हायर पावर आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर 1/2 यहाँ पे आ गया। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस x/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 19/6 एक्स, और बाकी फिर एक्स स्क्वायर आएगा, उसको रिमूव कर दो, तो इसको सॉल्व करो, अंदर लेके आओगे तो ये 1 आएगा, ये माइनस का x/8 आएगा, और ये 19/12 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा, 24, ये 24 आपका एलसीएम आ गया, तो ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया 38 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 41x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी यहीं कहीं और कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मैंने यहाँ पे ये प्लस की वजह इनको मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट कर लिया। ये लो, आपको दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। इसमें किसी भी को कोई दिक्कत है समझने में तो बता दो, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। बाकी वही है, देखो प्रैक्टिस तो हर जगह रिक्वायर्ड है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं बनेगा, तो अगर आपका प्रॉपर प्रैक्टिस ही आपको ऐसे टॉपिक्स में एक्सपर्ट बनाएगा। चलो आपके नॉलेज के लिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, वेट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो ये एक और कर लो बस। आपको क्या दिया है, फाइंड सम ऑफ 1 - 1/8 प्लस 1/8 इंटू 3/16 माइनस 1 × 3 × 5
अपॉन 8 इंटू 16 इंटू 24 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, ये अपने आप में एक स्पेशल सीरीज है। देखो सीरीज के काफ़ी सारी प्रॉब्लम अपन ने APGP HP में पढ़ी है, वो वहाँ का अपना एक स्पेस है, लेकिन वहाँ से सारी सीरीज सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो जब आपको लगे कि सीरीज में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन नहीं समझ में आ रहा है या पैटर्न उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, लेकिन वो इन्फाइनाइट तक जा रही है, नीड है वो इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो आप उसे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो। किससे? क्योंकि हमें जो पता है, हमें क्या पता है कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस का एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज होती है। तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो बस इस सीरीज में हमारी नीड क्या है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये 1 मिल गया हमें। तो ये 1 मिल गया, इसका मतलब फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, nx होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ये होनी चाहिए। तो अगर ये कंपेयर कर गई तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब बाई कंपेरिजन हम ऐसा कह सकते हैं कि nx का वैल्यू तो माइनस का 1/8 आएगा। ठीक है, और दूसरा अपन सॉल्व कर रहे हैं तो n माइनस का 1/2x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1/8 इंटू 3/16 आएगा। हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको n और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/8n, यही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये यहाँ रखोगे तो देखो n माइनस का 1/2, इसको एज इट इज रख लो। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/64 के साथ में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में 1/8 1/3, ये इसको मैं 8 इंटू 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस 64 से तो ये 64 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, इस n से ये वाला n कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा, n-1, नीचे क्या बचा, सिर्फ n, और इधर क्या बचा 3। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 3n इज इक्वल टू n-1। तो इसका मतलब ये क्या है, n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -1/2 ना। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यानी यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x आएगा 1/4। तो बस हमारा काम हो गया। इसका मतलब ये जो सीरीज है इसका सॉल्यूशन यही तो है, 1 प्लस एक्स टू पावर n। तो बस हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 और x की जगह पे x रख देते हैं, और पावर n की जगह पे n रख देते हैं। तो ये क्या है, अरे 5/4 है ना, तो दिस इज 5/4 रेस टू पावर -12। रिवर्स करके लिखोगे तो ये 4/5 का पावर 1/2 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 2/√5। तो कितना आसानी से सीरीज सॉल्व हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। देखा इसका पावर। तो अपने आप में इसका अपना एक स्पेस है। ये टेक्निक जो है ये आपको यूज लेनी आनी चाहिए। तो बताओ कोई दिक्कत है तो इसको समझने में। देखो ये क्वेश्चंस आपके कुछ आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो थ्योरी अपना कंप्लीट है, अब हमें एक क्वेश्चन समझने। देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 28 देन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट तो बड़ा ही आसान है, क्या बताया था, बस x की जगह 1 रख दो। तरीका यहाँ पे भी हमें वही अप्रोच करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें n नहीं पता। तो अगर हमें n पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस n को निकालने के लिए n क्या है, इस एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म, और ये है क्या, तो ये तो मल्टीनोमियल है। तो मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म निकालना अभी अभी हमने सीख लिया। ठीक है, तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n प्लस k-1 c k-1, यही पढ़ा। तो यहाँ पे n आपका क्या है, n आपका n ही है, k यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 3 है, तो 3-1 c 3-1। तो सॉल्व करोगे तो कितना है, n प्लस 2c2, यही है। तो ये जो n प्लस c2 है ये नंबर ऑफ टर्म्स है जो मुझे 28 दे रखा है, यानी n प्लस 2c2 का वैल्यू मुझे 28 दे रखा है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस 2c2 कितना आएगा, देखो n प्लस 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में ये आपके पास में आ रहा है n फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये n प्लस 2 आएगा और एक n प्लस 1 आएगा,
उसके बाद में n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर जाके कितना बन जाएगा, इधर जाके ये 56 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये 56 बना है तो मैं देखो अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो या थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लो। तो इसको मैं 8 इंटू 7 लिख दूं, अरे 8 इंटू 7 लिख दो। अब उसमें क्या है, ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म ही तो है, इसका मतलब n+2 का वैल्यू 8 होना चाहिए और n+1 का वैल्यू 7 होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप n का वैल्यू 6 रखोगे। ये लो, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया कि 1 माइनस का 2/x प्लस 4/x² रेस्ट टू पावर 6, इसमें मुझे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालना है। तो इसमें अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालना है तो रख दो x की जगह 1। काम देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट का एक ही तरीका है, वो मैंने आपको पहले ही बोला था, कितने भी वेरिएबल आ जाएं बस आप क्या करो, आप तो x की जगह 1 रख दो। ले लो, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 रेस्ट टू पावर 6 जो कितना होता है 729। दैट इज योर आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये मल्टीनोमियल का ये फॉर्मूला आना जरूरी है, अगर ये नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट, तो क्या बोला, द नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग x⁵ इन द एक्सपेंशन, यानी इस एक्सपेंशन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें x⁵ की कितनी टर्म आएंगी, ये इसने पूछे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस का x प्लस का 3x² रेज़ टू पावर 6, तो इसे मल्टीनोमियल की तरह सॉल्व करते हैं। सिग्मा, यहाँ पे आपके पास में 6 फैक्टोरियल आ गया, दिस इज r1 फैक्टोरियल, this is r2 factorial, r3 factorial, this is 2 raised to power r1 minus x raised to power r2 and 3x² raised to power r3। ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 6 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, नंबर्स अलग कर लो एज यूजुअल। देखो तरीका सबका कॉमन है, आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको इसी तरीके को अप्रोच करना है जो मैंने आपको यहाँ अभी तक बताया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को अलग कर लेना है। उसके बाद में x बचा, तो x की पावर में क्या आ रहा है, r2 प्लस r3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थोड़ी आ रहा है। सॉरी ये 2 है क्या यहाँ पे x², तो सॉरी ये 2r3 कर दो। अब ठीक है, क्योंकि x² है ना यहाँ पे, और एक x ये भी तो है। हाँ, तो इस x की वजह से आपका r2 आ गया और इसकी वजह से 2r3 आ गया। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। अब हमें जो पता है हम उसकी बात करते हैं। जैसा हमने सीखा कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू कितना आना चाहिए, वो तो 6 आना चाहिए, और r2 प्लस 2r3 ये कितना आना चाहिए, तो ये कितना चाहिए आपको, ये तो आपको x की पावर 5 चाहिए ना, इसका मतलब ये आपको 5 चाहिए। तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो बस अब ऑब्जर्वेशन काम करेगा हमारा। तो ये ऑब्जर्वेशन तो आपको हमेशा ही लगा देना है। तो दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो r3 का वैल्यू 0 रखोगे तो r2 5 आएगा, आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और यहाँ पे r1 का पावर बचा खुचा इस पे आ जाएगा, तो कितना बच गया, 1 बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप r2 का वैल्यू, r3 का वैल्यू 1 देते हो, तो r3 अगर आप 1 दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 तो हो गया, ये 2 इस पे आ जाएगा। ऐसे अगर आप r2 का वैल्यू, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, अब अपन नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो ये 1 आएगा, तो इसका मतलब 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब मैं r3 का वैल्यू यहाँ पे 3 दे सकता हूँ, सोचो नहीं दे सकता, क्योंकि r2 नेगेटिव हो जाएगा और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, अरे r2 प्लस r3 ये भी 5 आएगा। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अगर r3 का वैल्यू 1 रख रहे हो, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो तो 2 भी होगा ना। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपको 5 चाहिए ना, तो ये r2 प्लस 2r3 कर करके देख लो, ये 5 आ जाएगा आपके पास में। तो कितना टर्म बन रहा है, 3 टर्म बन रहा है। तो इसने यही तो बोला है कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, इसको इस बार कॉफिशिएंट नहीं चाहिए, इसको इस बार नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो कितना नंबर ऑफ टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 5 आएगा एज ए कॉफिशिएंट, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान था हमारे लिए। इवन अगर इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में बनने भी चाहिए यार, सिंपल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट,
द सम ऑफ लास्ट 30 कोफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल ऑफ दिस, ठीक है, मतलब इस एक्सपेंशन में लास्ट के 30 कोफिशिएंट का सम चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले ये क्या है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 59 है। तो इसमें अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करना तो मुझे आता है ही, r इक्वल टू 0 से अगर मैं 59 तक जाऊँगा तो एन सी आर और एक्स रेज टू पावर आर। अब मुझे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए, तो वो तो मुझे पता ही है, तो इसमें इतनी बकवास करने की नीड ही नहीं है, बस इसको हटाओ यहाँ पे और यहाँ पे क्या रख देता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ। तो जैसे ये 2 रेज टू पावर 59 आएगा, ये सबका सम आ गया, ये लो आ गया। तो यहाँ 2 रेज टू पावर 59 आएगा, वो तो सबका सम आएगा, वो तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ से देखो टोटल कितने हैं, देखो एन सी 0 एन सी 1 ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, एन सी 59 तक। तो टोटल मेरे पास में 60 कोफिशिएंट है। इसका मतलब इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो बीच में कौन आएगा, इन बिटवीन, क्योंकि अपने को तो बिटवीन की बात करनी है, तो बिटवीन में कौन आएगा 29। अरे 0 से 29 जाएगा, फिर 30 से 59 जाएगा, तो इसका मतलब 0 से 59 का जो रिजल्ट आना है, ये 30 टर्म आ गई, वही रिजल्ट इसका आना है। तो यही तो है लास्ट के 30, तो लास्ट के 30 मतलब सीधा इसको हाफ कर दो। तो यानी जो मेरा आंसर ये आ रहा है, इसको जैसे ही आप हाफ करोगे, ये क्या है, ये लास्ट के 30 कोफिशिएंट का सम है। बस ठीक है, हो गया अपना काम। बताओ कोई डाउट? इसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन से अपना काम हो गया। सिमेट्रिसिटी चल रही है, 60 टर्म है, टोटल का सम 259 है, लास्ट के 30 का जो सम जितना आएगा उतना ही तो स्टार्टिंग के 30 का आएगा, क्योंकि तो सिमेट्रिसिटी है। तो सिमेट्रिसिटी से हम सीधा ही कह सकते हैं कि उसको आधा आधा कर दो, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 58। नेक्स्ट, ये लो। अब देखो जैसे अभी भी आपने पूछा था, तो इस सीरीज की तो शकल सूरत से ही लग रहा है कि भाई क्या करें, लगा देते हैं एनी इंडेक्स वाला, क्योंकि इतनी घटिया सीरीज तो हमने प्रोग्रेशन में तो देखी नहीं है। तो हम तो उसी के तरीके से सोचेंगे कि अगर ये 1 प्लस एक्स का पावर n होगा तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। 1 यहाँ नीड है तो 1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा एन एक्स जो आएगा वो आएगा 1/9, और n माइनस 1/2x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 1 इंटू 4 अपनी जगह और 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 अपनी जगह आ गया। तो फिर इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ से तो अपन x का ही वैल्यू ले लेते हैं, कितना आएगा 1/9n, और ये यहाँ रख देते हैं। तो n माइनस का 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/81 इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको काट दो, इसको सीधा सीधा, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो 2/81 खुद ही है, तो 81 से 81 चला गया, एक n से एक n चला गया, तो यानी ये कितना आएगा n माइनस 1, यहाँ पे यही बचा ना, 4 आएगा ना इक्वल टू में, तो बिल्कुल n माइनस का 1/2n यहाँ बचा और इक्वल टू में 2 यहाँ बच गया, तो 4n इज इक्वल टू n माइनस का 1। तो यानी यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 1/3। तो n का वैल्यू अगर माइनस का 1/3 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1/3, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और x का वैल्यू है माइनस का 1/3 और n का वैल्यू भी कितना है, माइनस का 1/3। तो दिस इज व्हाट 2/3। तो ये मेरे पास है 2/3 रेज टू पावर माइनस का 1/3, ठीक है। ये भी इसको सॉल्व करोगे तो अपन क्या लिखेंगे, 3/2 रेज टू पावर 1/3। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 3/2 का क्यूब रूट आ जाएगा। लो, हो गया अपना काम। अब तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करवा दिया आपको सीरीज वाला, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोले, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x रेज टू पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ x बोथ आर 0, ठीक है, देन ए बी। मतलब ये एक एक्सपेंशन दिया है, इसमें आपको x की पावर 3 और x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, उसे 0 कर देना है, ठीक है, करते हैं। तो देखो 1 प्लस ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 माइनस का 2x रेज टू पावर 18। तो देखो क्या करना क्या है, आपको इसे पहले तो 3 बार ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा एज यूजुअल, वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार ए एक्स से करना है और एक बार बी एक्स स्क्वायर से करना है। तो पहले क्या करो, इन तीनों को स्प्लिट कर लो। तो 1 माइनस 2x के साथ में 18 अलग आ गया, प्लस ए एक्स के साथ में 1 माइनस 2x रेज टू पावर 18 अलग आ गया, प्लस
बी एक्स स्क्वायर के साथ में 1 माइनस 2x का पावर 18 अलग आ गया। अब हमें जो निकालना है उसकी हम बात करें तो हमें x की पावर 3 और x की पावर 4 के कोफिशिएंट की बात करनी है, बाकी चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए या तो आप इसे डायरेक्ट लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या, या फिर चलो पहले से मैं समीशन फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसे समीशन फॉर्म में लिखता हूँ तो ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 18 और माइनस 2x का पावर कितना आना चाहिए, यहाँ पे तो 18 CR आएगा ही आएगा और माइनस 2x का पावर 18 आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब -2 को मैं अलग कर देता हूँ और x को मैं अलग कर देता हूँ, r आएगा ना, सॉरी। तो -2 का पावर r अलग कर दो, x की पावर r अलग कर दो ताकि बस दिख जाए आपको, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वाला अगर आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट वाले में कंडीशन क्या है आपके पास में ax, तो ये जो ax है इस a को तो यहीं रख लो एक बार के लिए, बस समझाने के लिए, नथिंग एल्स। और इसको अगर आप अंदर लेके जाओगे तो r इक्वल टू 0 से 18, ये तो यहाँ पे भी आना है, 18 CR भी यहाँ आना है, माइनस 2 रेज़ टू पावर r भी यहाँ आना है, बट x की पावर r की जगह क्या आ जाएगा r+1, ये r अंदर ले जाओ, अरे एक x ये भी तो था, तो ये x अंदर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका r+1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे थर्ड वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ तो b बचेगा, क्या लिख तो आप डायरेक्ट भी सकते हो, शॉर्टकट मैंने बता रखा वो, बस वो मैं लगा ये नहीं रहा कि तुम लोग कह दो कि क्या कर दिए इतनी जल्दी है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये r+2 हो जाएगा, हो गया। अब आप निकाल लो आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो कितना मिलेगा, तो एक्स क्यूब का अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ r की जगह 3 रखूंगा ना मैं, तभी तो मिलेगा, तो रखो यहाँ r की जगह 3, तो 18c3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3, ये तो पहले वाले से मिल गया। फिर प्लस इस दूसरे में अगर a मैं यहाँ रख रहा हूँ, मुझे तो r की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, तभी तो क्यूब बनेगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 18c2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। और प्लस b यहाँ पे है और यहाँ पे अगर मुझे 3 चाहिए तो 1 रखना पड़ेगा, तो 18c1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1, ये तो आपके पास में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया। थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 18c3 को सॉल्व करो, 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड दिस इज 3 इंटू 2 9, ये यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 32, और 32 को अगर आप 17, एक बात तो चलो कुछ कैंसिल आउट आ जाएगा तो देख लेंगे, 32 इंटू 17 ये आ गया, और यहाँ से कितना आ गया माइनस का 8, तो माइनस 8 तो यहाँ रख लो, प्लस का a, इसको 18c2 को सॉल्व करोगे तो 18c2 सॉल्व करके कितना आएगा 18 इंटू 19 अपॉन 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, तो दिस इज 9 इंटू 19, तो दिस इज 9 इंटू 19 और दिस इज 4, और प्लस b आपके पास है 18c1 18 होता है, और माइनस 2 का पावर 1 करोगे तो माइनस 2 ही आएगा इक्वल टू 0, इतना आ गया 18 इंटू 17 आएगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे क्या कितना है आपका 8, सॉरी 18 इंटू 17 आएगा, तो 9 इंटू 17 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो इसको सॉल्व करोगे तो 18c1 तो 18 ही होता है, तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लो एक बार, 2 की टर्म में कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2 की टर्म में अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास में, a के पास जो टर्म बन रहा है 3 यहाँ पे रख लो एक बार के लिए, और 3 में एक बार इसको दे देता हूँ, तो ये 12 बना, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये दिस इज 9 इंटू 2, और यहाँ से अगर आप 12 निकालोगे तो 3 इंटू 3, हाँ यहाँ से भी 12 निकल रहा है ना, अरे इसको आप ऐसे लिख दो ना 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 12 तो नहीं बन रहा है, यहाँ से 6 ही बन रहा है, एक 2 कम लिख दिया गया यहाँ पे, या देखो कैलकुलेशन है या तो आप कर लेना, बस इसमें है कुछ नहीं, ये एक पूरी इक्वेशन बन गई, किसमें क्यूब में। ऐसे ही आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 में एक बार आपको और निकाल देता हूँ, तो x की पावर 4 आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे क्या रखोगे, r की जगह 4 रखोगे, तो ये 18c4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 यहाँ बनेगा, प्लस a, यहाँ पे r की जगह 3 रखोगे तो 18c3
माइनस 2⁻³ बनेगा, और यहाँ आर की जगह 2 रखोगे, प्लस बी 18c2 माइनस 2⁻² इज इक्वल टू 0। अब ये क्या दो इक्वेशन है, देखो ए और बी में दो इक्वेशन दिख रही है। अरे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। इन दोनों इक्वेशनों को एक बार आप आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब मैं इनको पूरा अगर सॉल्व करके कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप आराम से सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x⁻50 इन दिस। तो आपको इस एक्सपेंशन में x⁻50 का कॉफिशिएंट निकालना है। ओके, देखो अगर आपको x⁻50 का कॉफिशिएंट निकालना है तो इसका तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इस पे तो पावर है, बाकी इन सबको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि क्या बने, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपलर बने। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा। पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म तो बनेगी ही बनेगी ना। मैं लिख देता हूँ, आपको बिना पूछे ही लिख देता हूँ। ये टर्म तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि 1 सब में है तो सबके ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बननी ही बननी है। फिर प्लस, अब मुझे x⁻50 चाहिए तो उसमें मैं वही टर्म लिख रहा हूँ जो 50 से कम है। अब देखो इन दोनों का सम, किसी भी दो का सम 50 से कम नहीं आ रहा, दिख रहा है। अरे इनमें से अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इनका सम होगा, या इनका सम होगा, या इनका सम होगा, या इसके साथ में इसका सम होगा। तो इसमें से किसी भी पॉसिबिलिटीज में 50 से कम टर्म तो बन ही नहीं रहा, हर बार 50 से ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब मैं बाकी टर्म को मल्टीप्लाई काहे को करूँ, छोड़ दो फिर आप बस इतना ही रख लो, क्योंकि बाकी जो भी टर्म आ रही है 50 से हायर आ रही है। ठीक है, कोई डाउट थोड़ी है, चले आगे। चलो अब अगर आपको x⁻50 चाहिए तो देखो, अब ये इतने सारे ब्रैकेट है और ये यहाँ इतना है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए चलो बता देता हूँ ताकि मुझे फर्दर, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना स्मार्ट होना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि आपकी कैलकुलेशन फालतू, आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे और आपका टाइम खराब होता रहेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए तो देते हैं। अब मैं चारों ब्रैकेट थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, मुझे पता है कि x⁻50 का अगर मुझे कॉफिशिएंट निकालना है, इट मीन्स मुझे 50 या 50 से लोअर पावर चाहिए, हायर तो मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिया ही नहीं यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इनको यहीं रख लेता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस का nc1 और x⁻², और फिर अगला लिखूंगा तो nc2 x⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी मेरे पास टर्म चलेंगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस वाली सीरीज में मैं थोड़ा शॉर्टर अप्रोच बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब आपका ऑब्जर्वेशन यूज ले रहा हूँ मैं। इस वाली सीरीज में आप ये देखो कि जो भी x है उसका पावर इवन आएगा या नहीं आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। आएगा? अरे x² है, x² का पावर 2 है, x² का पावर 3 है, x² का पावर 4 है, एवरी पावर ऑफ द x इज इवन, ऑड कुछ नहीं आने वाला। तो जब ऑड कुछ आने वाला नहीं है और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मेरा आंसर चाहिए। ठीक है, तो उस आंसर के अकॉर्डिंग अगर मुझे x⁻50 चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस टर्म को 50 बनने के लिए 25 या 25 चाहिए, नहीं मिलेगा। इस टर्म को 50 बनने के लिए 10 चाहिए, मिल जाएगा। इसको 5 चाहिए, नहीं मिलेगा। इसको 3 चाहिए, नहीं मिलेगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसको तो पूरा ही 50 चाहिए, इसको मिल जाएगा। मतलब सिर्फ ये दो टर्म ऐसी हैं जिनको इवन पावर चाहिए 50 बनने के लिए। ये 25 है तो इसको इधर से 25 चाहिए, तो इधर से तो 25 आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो x का सारे ही पावर इवन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑड वाला है यहां से आपको कोई भी x⁻50 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बताओ यहां तक को डाउट। तो इसका मतलब या तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट ही। अरे अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें दो ही टर्म ऐसी आनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 इन 1 प्लस x² 25 या तो यहाँ से आएगा, और ये 40 है तो 40 का मतलब अंदर से मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो बस मुझे कोफिशिएंट ऑफ 10 चाहिए, x⁻10 चाहिए इसमें से। बस ये दो ही टर्म मेरे काम की है। तो 50 यहाँ कब मिलेगा, 25 पे, तो दिस इज 25c25। और ये 10 कब मिलेगा, 5 पे, तो दिस इज 25c5। बस दैट इज द फाइनल आंसर। ओके डन।
तो देखो ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है तो कैलकुलेशन कितना फास्ट होता है, नहीं तो लेके बैठे रहो इसको, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। बताओ डाउट? ठीक, ये देख लो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, मैं आपको आपके फॉर्म में लिख देता हूँ। 30C0 इंटू 30C10 माइनस का 30C1 इंटू 30C11 एंड फाइनली दिस इज 30C20 इंटू 30C30। अब देखो ये दिख गया आपको, ये कौन सा वाला है? अरे बाइनोमियल सीरीज का प्रोडक्ट वाला फंडा है, यहाँ तो दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं याद है ना? पहले वाले को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले को NC n माइनस आर की तरह लिखो, तो ये ऐसा बनेगा। ऐसे ये मेरा 30C1 है, इसको लिखोगे तो ये 30C19 बनेगा। तो ऐसा कर करके अगर ये मेरे पास में 30C20 है तो ये मेरे पास में 30C0 बनेगा। तो समझ में आया? अरे किसका कॉफिशिएंट चाहिए? x की पावर 20 का। तो यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 20 इन इसमें एक। अब देखो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक टर्म 1 प्लस एक्स वाला बनेगा और एक टर्म 1 माइनस एक्स वाला बनेगा, तभी आपके अल्टरनेटिवली प्लस माइनस वाले बनेंगे। तो इसका मतलब coefficient of x raised to power 20 in this is what 1 minus x square raised to power 30। ठीक है, और वो कितना आएगा बताओ? अब 20 चाहिए तो पावर 2 तो ऑलरेडी है तो आधे ही आएगा, इसका मतलब कितना आएगा? 30C10 ही आएगा। और आपका जो टर्म है 20 चाहिए तो -1 का पावर अगर आप 10 करोगे लिखने को तो वो तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30C10। अरे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट वाला है ना, तो मैंने प्रोडक्ट वाले से सीधा ही ऑब्जर्वेशन कर लिया कि ये दोनों सेम बन गए। तो सेम बन गया मतलब x के पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए। अगर ये सारे प्लस होते तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखते, लेकिन अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो एक वाले को प्लस लिखो, दूसरे वाले को माइनस लिखो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये तो समझ आ गया ना अब। अरे n का वैल्यू 18 आएगा, उसके बाद में k का वैल्यू 4 आएगा, 18 डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आएगा? क्वेश्चन आपका कितना आएगा? 4, और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो अब कर लोगे इस क्वेश्चन को। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, n का फैक्टोरियल यहाँ आ गया अपॉन फिर क्वेश्चन का फैक्टोरियल, तो q कितना है? 4, तो यहाँ 4 का फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर क्या था? k माइनस आर, तो k 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन प्लस 1 यानी 5 का फैक्टोरियल, और पावर में क्या आएगा? r, तो r कितना है? 2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ऐसे तो फॉर्मूला है ना सीधा, अभी भी तो लिखवाया था ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का मल्टीनोमियल का। नेक्स्ट देखो, ये अब आपके पास में डबल सिग्मा टाइप का प्रॉब्लम है। तो ठीक है डबल सिग्मा है, लेकिन ये डबल सिग्मा का कौन सा वाला है? ये पहला वाला पैटर्न है, जहाँ पे दोनों के दोनों सिग्मा के वेरिएबल कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट ही तो दे रखा है, डिपेंडेंट थोड़ी ही दे रखा है। तो इसका मतलब एक सिग्मा को बाद में कर लेते हैं, एक को पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा पहला वाला सिग्मा जो है ये आर का वेरिएबल है। तो आर का वेरिएबल है, इसका मतलब आर का वेरिएबल तो इसी को दे देता हूँ, और जो बच गया वो मैं अंदर ले लेता हूँ। तो ये R1 का वेरिएबल है 0 to R-1, और यहाँ पे कितना आ रहा है? NC_R1 और 2 रेज़ टू पावर R1, यही आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा R इक्वल टू 1 to n NC_R। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या दिख रहा है? अरे इसको गौर से देखो, ये 1 + 2 रेज़ टू पावर, अरे 1 + 2 रेज़ टू पावर आर का एक्सपेंशन नहीं दिख रहा क्या? अरे यार इधर देखो, अगर मैं यहाँ 1 + 2 रेज़ टू पावर आर करूँगा, ठीक है, आप कैसे लिखते हो? आपके तरीके से समझाता हूँ पहले मैं, ताकि चीज़ें आपको समझ आए। आप ऐसे लिखते हो 1 + x रेज़ टू पावर n, जिसको आप क्या लिखोगे? सिग्मा r इक्वल टू 0 to n, और फिर यहाँ क्या लिखते हो? NC_R और फिर x रेज़ टू पावर r, ये लिखते हो। यही होता है यहाँ पे। तो इसमें अब हो क्या रहा है पहले सुन लो। ये 0 से स्टार्ट है, बिल्कुल ये 0 से स्टार्ट है, बट इसमें एक टर्म कम है। ये r-1 तक गया, जाना इसको कहां तक चाहिए था? r तक जाना चाहिए था। अगर ये मेरे पास होता तो ये टर्म मेरे पास एज इट इज बन जाता। इसका मतलब 1 + x की पावर n में और तो सारा का सारा आ जाएगा, लास्ट वाला जो x का पावर n है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने n की बजाय r-1 पे एक्सपेंड कर दिया,
और यहाँ आर की जगह एक्स की जगह रखा कितना है, दिख रहा है ना, एक्स की जगह 2 रख रहे हैं। जैसे आप x की जगह 2 रखोगे तो ये कितना बनेगा, एन सी टू टू रेस टू पावर आर, तो यही तो बन रहा है। बट इसमें क्या किया इसने n की बजाय n माइनस वन टर्म यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये 1 प्लस टू रेस टू पावर आर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक टर्म कम किया है तो लास्ट वाला टर्म ही तो कम किया है, तो उसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये लो, अरे इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में 2 का पावर आर भी आएगा, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर माइनस वन तक। तो उसी टर्म को हमने क्या कर दिया, इसमें बैलेंस कर दिया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई डाउट? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये आपके पास में एन सी आर के साथ में, अब ये दो ब्रैकेट हैं, एक तो 3 रेस टू पावर आर अलग चला जाएगा और आर इक्वल टू 1 टू एन, एन सी आर के साथ में 2 रेस टू पावर आर अलग चला जाएगा। तो फिर देखो अब तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, अरे सीधा सीधा ही दिख रहा है। तो यहाँ x की जगह अब कितना रखा है इसने, 3 रखा है। बट फिर दिक्कत है, दिक्कत क्या है, स्टार्ट 0 से होना चाहिए, करिए 1 से रहे। इसका मतलब अब एन सी 0 वाला टर्म गायब भी लेगा, तो उसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये 1 प्लस 3 का पावर n तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा तो वो हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 से चलना चाहिए, बट ये चला 1 से, तो ये क्या है, ये 1 प्लस टू रेस टू पावर n है, यहाँ पे भी 0 नहीं है तो यहाँ पे भी 1 बैलेंस कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 रेस टू पावर n माइनस 3 रेस टू पावर n। दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे यार सिग्मा का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको। आपको ये पता है कि मैं अगर इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स टू पावर n को, तो मेरा लिमिट 0 से n ही होगा, तभी जाकर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, यहाँ लास्ट वाला टर्म गायब कर रहे हैं और यहाँ फर्स्ट वाला टर्म गायब कर रहे हैं। तो लास्ट वाला टर्म गायब कर रहा है तो उस लास्ट वाले टर्म को हमने यहाँ बैलेंस कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म गायब कर रहा है तो उसको यहाँ बैलेंस कर दिया, ताकि ये फॉर्मूला एज इट इज लग जाए। नहीं तो फिर एक एक टर्म को थोड़ी लिखेंगे यार यहाँ पे। कुछ समझ आया? ठीक, नेक्स्ट। सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एन सी आई माइनस वन अपॉन एन सी आई प्लस एन सी आई माइनस वन का क्यूब। ठीक है, ओके डन। देखो इस फॉर्मूले को, तो इस सिग्मा को अच्छे से देखो आप, तो आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और यहाँ तो देखो एन सी आई माइनस वन दिख ही रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो आप तो नीचे वाला टर्म देखो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को अपन क्या लिखते हैं, एन प्लस वन सी आर, यही होता है। तो इसने आर की जगह क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें अपन क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन सी आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ पहले तो इतना बताओ मेरे को। अरे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n है और यहाँ i माइनस वन है, तो ये भी हमें पता है। अरे ये रिजल्ट भी तो हमने पढ़ लिया कि अगर मेरे पास में n प्लस, या फिर आप ऐसा कहिए ना यार, ये मेरे पास में n है, या फिर ये चलो ये मेरे पास में एन सी आर है, तो एन सी आर को अपन ऐसा लिखा था n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, याद है या नहीं? ठीक है, क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक एक कम करना था। तो इसका मतलब देखो ना, इसमें से एक कम यहाँ हो रहा है, इसमें से एक कम यहाँ हो रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपके फॉर्मूले खुद ही लग रहे हैं। तो एन सी आई माइनस वन ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में n प्लस वन अपॉन आई, ये तो आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा और इसमें से भी एक कम हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लो, हो गया। तो देखो अब ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा टर्म अगर कैंसिल आउट हो गया तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन, क्या बचा, आई अपॉन एन प्लस वन। अरे आई अपॉन एन प्लस वन फ्लिप होके ऐसा ही तो होगा। ये लो, अब यहाँ पे सिग्मा लग किस पे रहा है, आई पे या एन पे, आई पे, तो एन एन वाला टर्म बाहर ले लो। तो इसका मतलब 1 अपॉन एन प्लस वन का क्यूब, ये तो बाहर ले लो, और सिग्मा किस पे लगा दो, सिर्फ आई क्यूब पे लगा दो, और दिस इज 36/13 एंड आई इज इक्वल टू 1 टू एन। तो ये तो दिख रहा है क्या है, अरे सम ऑफ एन का क्यूब का फॉर्मूला आता है ना ये तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अरे सिग्मा एन क्यूब कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, याद है सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो ये मेरा क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। तो दिस इज 1 अपॉन एन प्लस वन का क्यूब अपनी जगह रख लो, और यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर है, तो सारे मैं होल स्क्वायर करके लिख देता हूँ ताकि मुझे कैंसिल आउट करने में दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो देखो ऊपर एन स्क्वायर बच गया, ये दो टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बच गया, 4 के साथ में n प्लस वन बच गया, और ये बच गया 36/13। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू 144/13। तो ये तो खुद ही दिख रहा है ना आपको, अगर आप ऑब्जर्वेशन भी करोगे तो ये 12 का स्क्वायर और ये 12 प्लस वन है, तो इतना, या तो आपकी मर्जी है सॉल्व कर लो या ऑब्जर्वेशन शार्प रखो, दोनों ही बातें हैं। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू आ गया 12। बताओ दिक्कत। नेक्स्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एन नहीं है, मैंने कोई भी क्वेश्चन एन वाला नहीं लिया है, क्योंकि एन वाले क्वेश्चन में तो आप एन का वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो, लेकिन एन अगर नहीं है और पर्टिकुलर एन का वैल्यू रख दिया है, देन यू कांट अप्लाई द ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच, भैया सॉल्व करना पड़ेगा, समझे। तो यानी ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 15, दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज 15 CR अपॉन 15 CR माइनस का 1। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। अरे NCR अपॉन NCR माइनस 1 को अपन क्या लिखते हैं बताओ, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। रिजल्ट्स बस याद होने चाहिए आपको, तो अगर रिजल्ट्स याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 15, यहाँ पे आर स्क्वायर रखो और यहाँ पे क्या रख देते हैं एन, एन की जगह कितना है 15, तो सीधा ही रख दो ना 16 माइनस आर, तो ये आपके पास 16 माइनस का आर आ जाएगा और यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 15, और ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा 60R माइनस का आर स्क्वायर। तो अब तो हो गया। अरे सिग्मा दो बार एक्सपेंड करना है यार, ये 16 के साथ में सिग्मा आर आ रहा है और ये आपका आर स्क्वायर आ रहा है, तब तो फॉर्मूला लगा दो। और टर्म कितनी है, आर इक्वल टू 1 to 15 और आर इक्वल टू 1 to 15, तो सिग्मा आर क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये डायरेक्ट लगा दिया, और माइनस इसमें क्या होता है n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, यही होता है। तो यहाँ पे n की जगह कितना रखना है 15, तो दिस इज 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको कर लोगे सॉल्व, हो गया बस का, बस सॉल्व आपको करना है, वो आप करते रहिएगा। नेक्स्ट 12, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको x की पावर 4 का एक्सपेंशन, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन में से, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो, तो ये अपने पास क्या है 3x अपॉन x माइनस टू एंड x प्लस वन। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन पहले तो अपने तरीके से बना लेते हैं जैसे इसको होना चाहिए। तो होना चाहिए इसका मतलब पहले तो यहाँ पे 2 चाहिए। अरे इसको दिख नहीं रहा आपको, ये क्या बनने वाला है, ये एनी इंडेक्स वाला फॉर्मूला बनने वाला है। तो अगर एनी इंडेक्स वाला फॉर्मूला बनने वाला है तो इसको उसी तरह से सोचो, या फिर चलो मैं एक बार आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 3x है तो दिस इज x माइनस टू रेस टू पावर माइनस वन और x प्लस वन रेस टू पावर माइनस वन, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। बट इसको अभी भी तो देखा, ये तो 1 प्लस एक्स चाहिए मुझे, तो 1 प्लस एक्स चाहिए तो मतलब कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से आप माइनस टू कॉमन लेते हैं ना, तो इसका मतलब 3 अपॉन माइनस टू, ये तो आता ही आता है ना, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, और x आपके पास बाहर है ही, और यहाँ से तो आप डायरेक्ट ही 1 कॉमन ले लो, 1 क्या ले लो तो बना हुआ ही है। तो इसको 3 माइनस का 3/2x लिख दिया, और अब यहाँ से ये क्या बनेगा, जैसे आप सॉल्व करोगे ये तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस वन डायरेक्ट बन रहा है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अब 1 माइनस एक्स बाई टू रेस टू पावर माइनस वन। अब हमारे लिए दोनों ब्रैकेट्स काम के बन गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -3/2x ये तो अपनी जगह है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, चाहिए क्या x की पावर 4 का कोफिशिएंट, एक x बाहर है, इसका मतलब अंदर अपन 3 से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने वाले। क्यों करेंगे, क्योंकि एक एक्स तो बाहर मिल ही गया अपन लोगों को। तो ये 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस का एन एन माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस का एन एन माइनस का 1 एन माइनस का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब। आगे लिखने की आपको कोई नीड नहीं है,
और ये तो वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही था, फिर फालतू बकवास करो करो कि है मैंने यहाँ पे, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया। और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट तो अपने को डायरेक्ट ही याद, अब तो मैं सीधा ही लिख दूँ। अरे ये एग्जैक्टली 1 माइनस एक्स की पावर -1 पढ़ा है ना आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने बोला था ना डायरेक्ट याद कर लो। ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर -x कैसे याद किया था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये दोनों रिजल्ट तो डायरेक्ट ही याद रख लो, ये इतना ना बकवास करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दूसरा वाला तो ठीक है, मैंने यहाँ तो ध्यान नहीं दिया, अब तो दिख गया। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस मतलब ये वाला होगा, तो 1 प्लस बस एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह x/2 है, और ये क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर, और ये x/2 का होल क्यूब। ये लो, इससे आगे जाना नहीं है। तो ये कितना बन गया, माइनस का 3/2x। तो इसको अगर अपन सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, ये वाला टर्म यहाँ तक है, और 1 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 8, ये यहाँ तक है। ये लो, अब हम काम करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपको कब कब मिलेगा सोचो। ठीक है, तो या तो अगर आपको समझ आ रही है चीजें तो बढ़िया है, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो इस एक x को अंदर ले जाओ, बेटर तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, इसी एक x को तो बाहर रख लो। तो एक x तो मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे इन दोनों में से कितने चाहिए, 3 चाहिए। 3 चाहिए, तो उस 3 को मैं कैसे कैसे लूंगा, तो माइनस का 3/2 तो बाहर ले लो, ले लिया। एक मेरे पास यहाँ है, 3 अंदर से चाहिए, तो 3 अंदर से कब मिलेंगे, जब एक वाला यहाँ से मिल गया और इस एक वाले के साथ में 3 वाला यहाँ से मिल गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो लिख दूं 1/8। तो एक तो 1/8 मिल गया मुझे, ठीक है। ऐसे ही सेम उल्टा करूंगा, तो इसको करूंगा तो इसके साथ करूंगा। अरे मुझे तो 3 चाहिए ना, तो -3 के साथ 1 ये आएगा, तो इसका मतलब 1 -1 यहाँ से मिल गया, मिल गए। अब मैं x के पास जाऊंगा, तो x से मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब इस x के साथ -1 है और ये मेरा एक्स स्क्वायर रहा, तो ये कितना है, माइनस का 1/4। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इस वाले x के पास जाऊंगा तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, तो यहां से कितना आ रहा है, प्लस का 1/2। बताओ दिक्कत, और यहां तक चीजें समझ आ रही है, मैं यहां से टर्म्स यस बना सर। रहा हूं एग्जैक्टली। तो ये दो टर्म्स मुझे मिली है किसकी वजह से, 1 की वजह से, 1 और एक्स क्यूब, ये दो टर्म मुझे मिली है, मतलब ये 0 और मतलब एक्स क्यूब की वजह से ये 1 मिल गया, तो ये एक्स स्क्वायर की वजह से मिल गया। अब अपन किसको देखते हैं, अब अगर 3 चाहिए तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस एक्स के साथ में आपको क्या लेना है, अरे ये मेरे पास अगर एक्स है तो ये मेरे पास माइनस का 1/4 है ना, ये माइनस का 1 है और ये मेरा माइनस का 1/4 है, तो एक माइनस का 1/4 यहाँ से आ जाएगा। और ऐसे ही अगर ये x है तो इसका मतलब ये मेरा मेरा टर्म है, यही है, तो ये मेरे पास प्लस का 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही आएगा, एक बार देखो कैलकुलेशन कर लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे टर्म को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, अभी आगे कैलकुलेट कर लोगे ना। अरे देखो टर्म्स, देखो फिर से बताऊं क्या कैसे क्या बन रहा है, या कर लोगे, कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। मुझे एक मिल चुका है, मुझे 3 चाहिए, तो 3 के लिए मैं क्या क्या पेयरिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 के साथ 3 ले लो, 1 के साथ 2 ले लो, और 2 के साथ 1 ले लो। ये 3 पेयरिंग मुझे ढूंढनी पड़ेगी जो मेरा एक्स क्यूब बना रही है। तो मैं 0 के साथ 3 ले रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, तो वो 1/8 आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो यहाँ मुझे क्यूब लेना पड़ेगा, तो ये -1 लेना पड़ रहा है, तो ये पहला वाला पेयर आपका खत्म। ऐसे आपको 1 और 2 लेना है, तो 1 और 2 लेना है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से -1 ले रहा हूँ तो यहाँ से 1/4 लेना पड़ेगा, तो ये मेरा -1/4 आ गया। और अगर मैं यहाँ से 1 ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये 1/2, तो ये दूसरा वाला पेयर आ गया। और ये तीसरा किसके लिए है, 2 1, तो यहाँ अगर आप 1 ले रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 1 लेना पड़ेगा, तो 1/2 ये आ गया। और यहाँ पे अगर आप 2 ले रहे हो तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, तो ये -1/4 आ गया। इस तरह से आपके टर्म्स बनिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, नेक्स्ट चलो और कर लो। देखो आपको क्या बोला है, गिवन दैट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू,
द रेंज ऑफ द एक्स फॉर विच दिस विल बी ट्रू। मतलब आपको क्या बोला है कि इस एक्सपेंशन को जब आप सॉल्व करते हो, इस वाले एक्सपेंशन को जब सॉल्व करते हो, तो जो फोर्थ टर्म है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका फोर्थ वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है तो आप ये बताइए जो ये जो x है इसकी रेंज क्या आई हुई होगी। तो अब ये ग्रेटेस्ट, ये भी अपन ने पढ़ा है, अरे याद है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अपन ने पढ़ी थी। तो अगर अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि फोर्थ वैल्यू अगर सबसे बड़ी है, इसका मतलब क्या समझ में आया, ये 3 से भी बड़ी होनी चाहिए और ये 5 से भी बड़ी होनी चाहिए। अरे यही तो बताया था, TR+1 वाला फॉर्मूला याद है, n+1/1 + y/x टाइप का। तो यहाँ तो मुझे खुद ही दिया है। तो फोर्थ टर्म अगर मेरा सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये अपने नेबरहुड में दोनों से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन T3 इससे निकालेंगे तो T3 यहाँ से कितना आएगा, 10C2 और उसके बाद में 2 और यहाँ 3x/8। तो यहाँ पे आपके पास में 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप T4 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10C3, तो ये आपका 2 का पावर 7 आ जाएगा और ये 3x/8 का पावर 3 आ जाएगा। और ऐसे अगर आप 5 निकालोगे तो दिस इज 10C4, तो यहाँ से 2 के पावर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3x/8 के पावर में 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में टर्म्स आ गई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ कि मेरा T4 जो वो बड़ा होना चाहिए T से, और न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की है तो पॉजिटिव से तो ही चाहिए मुझे, नेगेटिव चाहिए नहीं। तो इसका मतलब T4 सबसे पहले T3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं T4 को T3 से बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू चाहिए लिख लो। देखो क्या आएगा, T4 क्या है, 10C3 2⁻7 और 3x, या फिर मैं डायरेक्ट ही कर दूँ इनका डिवीजन, चलो इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पता ही है ना मैं क्या आता है, n-r+1/r, ठीक है। तो T4 को अगर आप T3 से बड़ा करोगे तो यहाँ से क्या आने वाला है आपके पास में, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कर लोगे सॉल्व। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपके पास में ये वैल्यू आएगी अगर आप इसको सॉल्व करते हो। दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे T4 को बड़ा करना है T5 से। अरे ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो T4 को अगर आप T5 से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 64/21 एंड देन दिस इज mod x, ये आपकी टर्म आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए। तो दोनों का मतलब क्या होगा, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अरे मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा हुआ तो हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे कि जो भी x का वैल्यू है वो या तो 2 से 64/21 के बीच में आए, या फिर न्यूमेरिकली पूछा तो नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर दूसरा वैल्यू अगर ये नेगेटिव लोगे तो माइनस का 64/21 से -2 भी हो सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन में से बोथ आर द राइट आंसर। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया n+r-1 NCR और NCR-1 वाला, तो उससे आप इसको सीधा ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो एक और देख लो, द सम ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दिख रहा है इसका आपको सम पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर इस सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, सिग्मा r = 0 to n -1⁻r, और ये NCR सबसे मल्टीप्लाई होगा, यही हो रहा है। तो NCR तो सब में है ही है, इतना टर्म तो देखो सब में ही है ना। तो ये NCR के साथ में ये क्या आएगा, 1/2r। अगली वाली को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो r = 0 से n -1 का पावर r NCR, इसके साथ में अपने पास क्या आ रहा है, इसके साथ अपने पास आ रहा है 3r/2⁻2r एंड सो ऑन अप टू m टाइम तक से गए जा रहा है। आगे मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो गौर से देखो, देखो यार सीधी सी बात पता है क्या है, अगर आपको ये पता है ना, लगभग आधे से ज़्यादा बाइनोमियल के क्वेश्चन तो ना इसके ऊपर टिके पड़े हैं। 1 + x⁻n जो होता है वो r = 0 से n NCR और x⁻r होता है, इसी पे टिके पड़े हैं। तो आप देखो r = 0 से n, r = 0 से n, तो सिग्मा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये प्लस की जगह माइनस दे दिया, अब ये माइनस दे देगा तो ये -1/r भी आ जाएगा, तो देखो वो भी आ गया, NCR भी आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, अरे 1/2 किसका है, ये x का वैल्यू है।
इसका मतलब इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन को मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, बताओ। और ऐसे ही मैं दूसरे पे जाऊंगा तो देखो ये क्या बन रहा है, तो ये 3 है और ये 2 है, तो 2 की जगह मैं 4 लिख दूँ सीधा, तो इसका मतलब 3/4 का पावर आर ही लिख दूँ इसको सीधा ही। तो इसका मतलब अगला क्या बन जाएगा, तो अगला मेरे पास ये बन जाएगा। तो उससे अगला, तो उससे अगला सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो अगला क्या बन जाएगा, अगला ये बन जाएगा, एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स तक। बताओ कोई दिक्कत? अरे डैक लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बस मैं तो आपको ये बोलो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ये 1/2 ये 1/4 और ये 1/8 एंड सो ऑन। तो इसको गौर से देखो, ये आपको जीपी नजर नहीं आ रही, और कितनी टर्म है इसमें, m टर्म्स है। तो ये मेरे पास जीपी बन गया, तो मैं इसमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 1/2 ए फॉर्मूला आता है ना सम ऑफ जीपी का, यही होता है a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1/r-1। तो a तो मेरा ये मिल ही गया, ठीक है, और r इसका क्या है, 1/2 से 1 से छोटा है, तो ठीक है आप ये वाला यूज़ कर लो, मर्जी आपकी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये रिजल्ट मैंने आपको लिखवा रखा है तो मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये लो। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, और ये कितना आएगा 1/, और 2 n तो है ही है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास m है। अरे m टर्म खुद ही बोल रहे हैं ना ये तो, और अपॉन 1 माइनस आर कितना है आपका 1/2 n, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बस अब। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 1/2 n से 1/2 n तो कैंसिल आउट कर दो, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि बाहर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बस नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपके पास में 2n-1, ये वाला कैंसिल आउट हो गया इससे। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, ये आपके पास आएगा 1 माइनस 2m इंटू एन ना, या फिर सॉरी उल्टा लिख दिया, इसका एलसीएम लोगे तो 2m(n-1) तो यहाँ पे आना ही आना है, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2m(n) यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है तो।